इसके लिए बात तब कर सकते हैं जब हम मुद्दा करेंगे या हम उस चीज को भोगेंगे। तो उसकी भाषा में जिसके लिए हम न्याय कर रहे हैं उसको कौन सी बात समझ में आ रही, उसको कौन सा फैसला समझ में आ रहा, उसने जो बात रखी है उसको बात को कैसे रखना है। तो ये बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। कोई और साथी प्रश्न करेगा? इसे बोलचाल की भाषा में बात को बताया जिसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं थी, और कैसे उन्होंने अपनी पहचान वहां पर बनाया, क्या फैक्ट आपके अंदर आने चाहिए, कौन से मुद्दों को छीनना चाहिए, कौन से मुद्दों को नहीं छीनना चाहिए, कैसे फैक्ट फाइंडिंग करना चाहिए। न्यायालय सबसे बड़ी बात है कि जिसे मैं फैसला लेना है उसकी मानसिकता को समझना कि ये किस चीज पर विश्वास करेगा, कौन से ऐसे चेहरे हैं इस देश में जिस पर न्यायालय विश्वास करता। ऐसे ही वकील का भी एक इंप्रेशन होता है, वकील बात इंटेलिजेंट है, पर अगर उसने किसी मामले में जज को नाराज किया है तो क्लाइंट को सफर करना पड़ता है। तो वो बातें भी हमको, जैसा ये अकेले खुद आर्गुमेंट करते रहते उस मामले को तो फैसले को जीत जाते, पर मैं एक बहुत बड़ा वकील रखा कि चलो भाई वो बात अच्छा करेगा, पर नतीजा कुछ और निकल गया। तो न्यायालय के सारे पहलुओं को हमको समझने की जरूरत है ना। और जैसे हम पुलिस से बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं, हमको लगता है कि पुलिस है वो हमारी मदद करेगी, पर पुलिस एक्ट ही आपकी मदद के लिए नहीं बना। 1857 में पूरे देश में जब झांसी की रानी की उससे क्रांति फैली तो अंग्रेजों को लगा कि इस देश के लोगों को दबाया कैसे जाए, तब तक कोई भी चीज ऐसी नहीं थी। 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। क्यों बनाया? दमन करने के लिए बनाया हमारे देश के लोगों। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी हम धरना करें, आंदोलन करें तो पुलिस पहले आ जाती है, हम लोगों को पहले अंदर कर लेती। हत्या हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस नहीं पहुंचेगी, उन लोगों को पकड़ने का काम नहीं करेगी, पर आंदोलनकारियों को पकड़ेगी, झूठे मुकदमे बनाएगी, जेल के अंदर पहुंचाएगी। तो जवाबदेही पुलिस की किसके प्रति है? पुलिस की जवाबदेही सरकार के प्रति है। पुलिस की जवाबदेही कानून के प्रति हो जाए, पुलिस की जवाबदेही जनता के प्रति हो जाए तो हम पाएंगे कि पुलिस से हमको कुछ मिलेगा। तो खैर ये देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग लड़ाइयां चल रही है। तो बताओ और कुछ पूछना है? उनका बहुत ही सरलीकरण करके आपके सामने बात रखी। पिछले बार की एचआरएल की मीटिंग में हमने हरदा के एक मुद्दे को उठाया था जिसमें हमने 1013 एकड़ सरकारी जमीन के द्वारा एक पूंजीपति को अधिग्रहित करने का मामला जनहित याचिका जबलपुर के माध्यम से उस प्रश्न को उठाया था। उसमें क्या है कि राइट फ्रॉम 1870 जब सरकार मिल्कियत सरकार की जमीन हुआ करती थी वो, एंड द एंटायर रेवेन्यू वाज गवर्न्ड बाय सीपी एंड बलान एक्ट। उसमें उस जमींदार ने, राय साहब मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा इस मुद्दे के ऊपर, वो सरकारी जमीन 1013 एकड़ थी जिसके कि पूंजीपति ने उसको अवैध कब्जा किया था और एक 1901 की रजिस्ट्री के माध्यम से उसको उसने अधिग्रहित किया था। एंड दिस सेल डीड वाज नॉट इन ए प्रॉपर फॉर्म। उसका वैधानिक स्वरूप उस सेल डीड का उतना नहीं था, जो कि बाद में कमिश्नर के ऑर्डर से उसको रिजेक्ट किया गया। कलेक्टर को 3 महीने का समय दिया गया हाईकोर्ट ने अपनी जनहित याचिका के निर्णय में कि विद इन 90 days you have to go through the entire inquiry, and he just deputed SDM just to inquire entire the program. तो उस इंक्वायरी को चूंकि एसडीएम ने कंडक्ट किया और कलेक्टर जॉन किंग्सली जो कि ग्वालियर शिवपुरी के पास चले गए थे, वहां एक दुरभि संधि हुई और उसमें वो मामला कलेक्टर के द्वारा हमारे खिलाफ चला गया। और बल्कि सही बात तो ये कहूं कि ब्यूरोक्रेट्स ने पीआईएल के उस आदेश को लगभग रद्दी की टोकरी के लायक एक दस्तावेज समझा और उनने उतनी कोई सिंसियरिटी उसमें पे नहीं की। हम लोग अब इस आदेश के साथ कि एंटायर इंस्ट्रक्शंस नॉट वेयर फॉलोड बाय द कलेक्टर, तो हमने पीआईएल के अगेंस्ट में पीआईएल फिर जबलपुर में लगाई। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, पीआईएल के अगेंस्ट में, मिश्रा जी आपकी बात है, उसमें पीआईएल के अगेंस्ट में कोई पीआईएल नहीं हुई। महेश दत्त जी, उस पीआईएल के खिलाफ जब हमने वहां बात की जबलपुर में, तो जो आपने प्रश्न उठाया था, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, पीआईएल के खिलाफ कोई पीआईएल नहीं होगी, आप प्रॉपर रेमेडी के थ्रू आइए। प्रॉपर रेमेडी का मतलब था कि कलेक्टर के आदेश को आप कमिश्नर के यहाँ चुनौती दीजिए। हमने कमिश्नर के यहाँ उस
1013 एकड़ की जमीन को, जिनके 279 खसरों में वो जमीन विवादित थी, 279 लोगों के लाभ उससे जुड़े हुए थे। कमिश्नर ने हमारी बात को एडप्ट किया और उन्होंने कलेक्टर के आदेश को पलट दिया। वो पूंजीपति कमिश्नर के आदेश के खिलाफ बोर्ड चला गया ग्वालियर में उसने ये कहा कि नहीं, कलेक्टर का जो आदेश था वो सही था और कमिश्नर के आदेश को वहां पलट दिया गया। अब हम फिर गए हैं हाईकोर्ट में। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हाईकोर्ट पूरी जांच करवाएगा या हाईकोर्ट अपने उसी आदेश के तहत कलेक्टर से पुनः जांच के आदेश देगा, या ये कहेगा कि नहीं, कमिश्नर ने जो आदेश दिया वो सही है। मैं मिलिंद भाई और राय साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ दैट पुअर PIL, सॉरी। और SDM ने इंक्वायरी की। हाल फिलहाल में मैंने एक रिट फाइल की थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, नागपुर बेंच में, जिसमें पुलिस लोगों ने मतलब एक दलित को बहुत बुरी तरह से पीटा था और उसमें उसने SP की तरफ कंप्लेंट की थी। कायदा ये बोलता है कि SC/ST एक्ट के तहत जिसको कंप्लेंट की गई वही अधिकारी वहाँ पे जाके तुरंत इन्वेस्टिगेशन करेगा। हुआ ये कि उस सुपरिटेंडेंट ने वो कंप्लेंट जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज दी और उसको कहा कि तुम इन्वेस्टिगेट करो। और उस इन्वेस्टिगेशन के भरोसे उन्होंने कोर्ट में बोला कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, ऑफेंस मेड आउट नहीं है, तो हम ये ऑफेंस रजिस्टर नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये कहा, जब कोर्ट में बहस हुई कि उनको तो पावर ही नहीं थे, उन्होंने क्यों किया, किस तरह से किया, तो कोर्ट ने कहा कि एक काम करते हैं, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को यहाँ पे आके रिपोर्ट फाइल करने को बोल देते हैं। वो बोले कि किस पावर में उसने फाइल किया और उसको क्या अधिकार थे और उसको क्यों लगता है वो जज का रोल क्यों प्ले कर रही है। आज 4 महीने हो गए, वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस छुट्टी पे चली गई, वो आने को तैयार। कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगी हम उसका गला नहीं पकड़ सकते, और जब वो आएगी तो उसका गला पकड़ने वाले इसके लिए वो नहीं आएगी। जो भी बात, मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि हमें उस वक्त जो PIL के अगेंस्ट आपने जो PIL बोली, मुझे लगता है उसी वक्त हमने गलती कर दी। उस वक्त अगर हम रिस्टोरेशन फाइल करते और हम बोलते कि ऑर्डर्स का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, या फिर हम जो आदेश कलेक्टर ने पारित किए उसको अगर हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में चैलेंज करते बाय वे ऑफ PIL, तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, ऑल्टरनेटिव रेमेडी, ये नहीं बोल सकता। दूसरी बात जो आपने बोली कि अभी कमिश्नर ने, बोर्ड ने कुछ डिसीजन दिया है अगेंस्ट, हाईकोर्ट के पास जो इन्वेस्टिगेशन का पावर है अंडर आर्टिकल 226 वो बहुत लिमिटेड है, वो हर बात पे लिमिट इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते। आज कोर्ट के सामने जो डिलिब्रेशन होगा वो डॉक्यूमेंट्स पे ही होगा। कलेक्टर ने किस आधार पर निष्कर्ष निकाला, कमिश्नर ने किस आधार पर निष्कर्ष निकाला और बोर्ड ने किस आधार पर निष्कर्ष निकाला, इन बातों पे वहाँ पे चर्चा होगी और जो कोर्ट को सही लगेगा वो आदेश होगा उसमें। दूसरा ऐसे कुछ ये नहीं। विवाद को मेरे माता पिता का हेलो, जो मकान में मैं रहता हूँ वो मेरे माता पिता का बनाया हुआ है। उसमें जो मेरी सिस्टर के जो पति हैं उन्होंने लव मैरिज कर रखी थी, वो मजिस्ट्रेट है आगरा में। वो चाहते हैं कि मुझे पागल बना के घर से बाहर कर दिया जाए। कुछ दिन पहले मुझे बहुत मारा पीटा, मैं पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ मेरी FIR भी लॉन्च की थी। तो आप इस दिशा में कुछ मार्गदर्शन में मदद कीजिए। सिस्टर है, उसका पति है, बड़ी बहन है, मुझे निकालना चाहते हैं जी, मेरी माता के नाम से जी। शब्द बोला था उसके लिए कि पिताजी क्या लिख के गए हैं, हाँ है ना, उसको विल को हिंदी में इच्छा पत्र कहते हैं। तो वसीयत, उस वसीयत के आधार पर बस पिताजी है कि खत्म हो गए, पिताजी है कि खत्म हो गए, हाँ। तो वसीयत हमेशा व्यक्ति के मरने के बाद काम आती है। उसके लिए आपको न्यायालय में केस दायर करना पड़ेगा कि उस वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी में आपका नाम आए, हक आए।
वसीयत रजिस्टर है या कागज पर लिखी हुई है? साधारण कागज पर लिखी हुई है। अच्छा, और उसमें बहनों को भी कुछ देने के लिए कहा है, तो वो पढ़ो। वो जितना आपका भाग है उसके आधार पर आप नामांतरण करने के लिए धारा 110 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आप वो केस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा। ठीक है, और वो दान कौन व्यक्ति, इच्छा पत्र कौन लिख सकता है? ये चश्मा अगर मेरा है तो मैं किसी को दे सकती हूँ। मेरे इस चश्मे को इनको तो पावर नहीं है देने का, है ना? ये तो मोटी सी बात है। तो कोई व्यक्ति अगर इच्छा पत्र लिखता है तो वो खुद की प्रॉपर्टी का लिख सकता है, और वो प्रॉपर्टी सेल्फ प्रॉपर्टी, खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी को आदमी किसी को भी दे सकता है। पर जो खानदानी प्रॉपर्टी होती है उसमें फिर सबके अधिकार आते हैं। तो वो उनकी प्रॉपर्टी का उन्होंने इच्छा पत्र लिखा है, उसके आधार पर धारा 110 के अंतर्गत नामांतरण की कार्यवाही करवा दीजिए। जिसके हिस्से में जितना है वो करवा दीजिए, और आप उस घर को खाली मत करिए। ठीक है, हमारे एचआरएन के जो साथी भोपाल से होंगे, हम उनके साथ, आपकी किसी के साथ बात कराते हैं, वो आपकी पूरी मदद करने का काम करेंगे, है ना? दिल्ली हाईकोर्ट में अभी नाइट शेल्टर्स, जो बेघर लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पर रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनके लिए रात्रि नाइट शेल्टर बने। वो भी रात गोपाल की एप्लीकेशन में, हाँ, हमारी 1% के उसमें, हाँ, आप जो कह रहे हैं, हाँ। तो एक नाइट शेल्टर में क्या था कि गर्भवती महिलाएं थी, और दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर ये भी हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से शेल्टर बने। गर्भवती महिलाएं, बच्चे